गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत हम समय व्यवस्थापन का जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे थे। बीए पार्ट थर्ड ईयर गृह प्रबंध के पेपर में हम समय व्यवस्थापन का जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको समय व्यवस्थापन क्या होता है, समय व्यवस्थापन हमें क्यों करना चाहिए, उसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत ही कार्य वक्र यानी कि वर्क कर्व क्या होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है और परिवार, उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। किसी भी व्यक्ति की जो कार्य क्षमता को कार्य वक्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो देखिए, वर्क कर्व, कार्य जो वक्र है वह वक्र है जिससे किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। यानी कि कितना कितना जो वर्कलोड है वो कितना कितना प्रत्येक व्यक्ति पर आता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कार्य वक्र को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता है, किस समय कम, और उसकी कार्य क्षमता किस समय सुबह, शाम, दोपहर, रात में अधिक होती है, कब कब घटती और बढ़ती है। और इतना ही नहीं, कार्य वक्र से पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। गृहिणी जो है वो अपना, जैसे कि सुबह प्रातःकाल वो उठती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति होती है, एनर्जेटिक होती है, ताजगी होती है, तो उस समय वह अपने कार्य को अधिक तीव्रता और शीघ्रता से निपटाती है। धीरे धीरे कार्य करने की गति में उसकी स्थिरता आती है और फिर दोपहर होते होते कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षीण होने लगती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब गृहिणी की किसी भी कार्य को करने की इच्छा भी नहीं होती और उसे विश्राम करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। दोपहर में विश्राम के बाद पुनः शाम के समय भी उसकी ये जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। रात्रि 8-9 बजे के बाद उसकी कार्य क्षमता फिर शून्य हो जाती है और दिन भर के कार्यों को निपटाने के पश्चात वो इतना थक जाती है कि उसे विश्राम और नींद की ही जरूरत होती है। गृहिणी कार्य वक्र बनाकर अपने कार्यों का उचित तरीके से विभाजन कर सकती है। जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो तो भारी कार्य और ऐसे जटिल कार्य किए जाने चाहिए जिनमें कि अधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति व्यय होती हो। जब कार्य क्षमता में कमी आए तब हल्का और रुचिकर कार्य किया जाना चाहिए। भारी काम के बाद हल्का काम और रुचिकर, नीरस काम के बाद रुचिकर काम करने से कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि देखिए, एक कार्य शक्ति है और एक समय है। जैसे देखिए, सुबह के समय सर्वाधिक को कार्य शक्ति होती है, फिर दोपहर होते होते थोड़ी सी कम हो जाती है, शाम होते होते जो है फिर पीक पे, और जो रात्रि है वो घटते हुए क्रम में होती है। तो ये वक्र कर्व है, मतलब कि हमारा जो पूरे दिन के हिसाब से हमारा जो काम है वो कब हम कितने क्रियाशील रहते हैं, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आती है बात करते हैं हम जीवन चक्र, फैमिली लाइफ साइकिल। पारिवारिक जो जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्य वक्र जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पति पत्नी होते हैं और उनके पास समय मांग की अधिकता नहीं होती और समय व्यवस्थापन की भी जरूरत नहीं पड़ती। पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी जो अवस्था होती है उसमें विस्तार अवस्था बोलते हैं, एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें कार्यभार सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, बच्चों का आगमन हो जाता है, तो छोटे बच्चों का लालन पालन, देखभाल, शिक्षा दीक्षा आदि में भी समय व्यतीत होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था होती है उसे संकुचित अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं
और कई घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने में अपना सहयोग देते हैं और वे योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने में भी उनकी मदद करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की फिर हमारी चौथी और पांचवी अवस्था, इसमें जो गृहिणी का जो कार्यभार है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है और उनका बच्चे के प्रति अपने उत्तरदायित्व भी समाप्त हो जाते हैं। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, या तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर माता पिता के साथ ही रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं। इसको भी समय के जो वक्र, पारिवारिक जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको भी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, समय वक्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, समय भार है एक तरफ और दूसरा है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय चक्र। देखिए, समय भार प्रारंभिक अवस्था है उसमें थोड़ा सा कम है, विस्तार की जो अवस्था है वो थोड़ा सा पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है समय वक्र, संकुचित अवस्था है उसमें थोड़ा सा कम है और लास्ट की जो सेवानिवृत्ति अवस्था होती है वो बहुत ही उसमें कम दिखाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं विश्राम काल। विश्राम काल क्या होता है? रेस्ट पीरियड। लगातार कार्य करने से शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है और थकान को दूर करने और पुनः कार्य करने हेतु विश्राम अत्यंत ही आवश्यक होता है। दैनिक जीवन में विश्राम काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, विश्राम काल का क्या अर्थ होता है? विश्राम काल से तात्पर्य है कि कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना और शरीर और दिमाग को पूरी तरीके से आराम देना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि अब हम काम करना ही नहीं है। काम को कुछ समय के लिए छोड़कर हम रेस्ट कर लेते हैं। जैसे किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को सोना, किसी को मैगज़ीन, किसी को न्यूज़पेपर, उसको हम थोड़ा सा उस काम से हटकर हम करते हैं तो दोबारा से शक्ति और जो स्फूर्ति होती है वो लौट आती है। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, कुशलता पर पॉजिटिव इसका असर पड़ता है और कार्य करने की रुचि पुनः उत्पन्न हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है और शरीर में ताजगी और स्फूर्ति भी उत्पन्न होती है। यानी कि कुछ समय के लिए जो हम कार्य के तनाव से मुक्त होना और शरीर और दिमाग को पूरा आराम देना, टू बिकम टेंशन फ्री फ्रॉम द वर्क। अब हम बात करते हैं विश्राम काल की अवधि क्या होती है और आवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति के विश्राम काल जो है वो व्यतीत करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ व्यक्ति लेटकर, कुछ कुर्सी पर मूंदकर, हाथ पैरों को फैलाकर विश्राम करते हैं। कुछ लोग टीवी देखकर, उपन्यास पढ़कर, है ना, उनका विश्राम करते हैं। विश्राम काल निम्न तरीके से व्यतीत किया जाता है। देखिए, जैसे पहला, भारी और थका देने वाले कार्य के पश्चात आराम से लेट जाने पर थकान मिट जाती है। भारी कार्य करने के उपरांत कुल कार्य के समय का 57% जो है विश्राम अवश्य करना चाहिए। तभी खोई हुई जो शक्ति है वो एक ताजगी के साथ वापस आती है। दूसरा हम बात कर सकते हैं मानसिक काम करने के बाद प्रत्येक 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। तीसरा, थकान अनुभव होने पर कार्य की जो प्रकृति है वो बदल लेनी चाहिए। हल्का और रुचिकर कार्य करना चाहिए जिससे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आ जाए। चौथा, आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठने या लेटने के बाद कुछ तकिया रखकर भी आराम किया जा सकता है। ये तो हर व्यक्ति का अपना जो विश्राम है उसका तरीका जो है वो अपना अलग अलग होता है। विश्राम हेतु ठंडा, शांत, हवादार और थोड़ा अंधकार युक्त कमरा उपयुक्त रहता है। शरीर की स्थिति बदल देने से भी आराम मिलता है। पोस्चर, जैसे कि बैठकर कार्य करते हैं तो अगर हम खड़े होकर करें तो हमें अच्छा लगता है। शारीरिक कार्य के बाद मानसिक कार्य करें तो हमें अच्छा लगने लगता है। विश्राम जो काल है वो कार्य उत्पादन क्षमता के बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद ही प्रारंभ कर देना चाहिए, अन्यथा शीघ्रता से थकावट नहीं होती और कार्य क्षमता पुनः लौटने में भी काफ़ी समय लगता है। यानी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और उसके बाद हम सोचें हम रेस्ट करें, तब भी हम इतने दोबारा से एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि व्यक्ति को बीच में ही आराम मिल जाता है तब वह फिर से उसमें नई ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति और क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वह नई स्फूर्ति से कार्य करने लगता है।
औद्योगिक और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो बीच में जैसे 30-40 मिनट्स का लंच टाइम इसीलिए दिया जाता है ताकि वे अपनी शारीरिक और मानसिक जो थकान है उसको दूर करके ताज़गी प्राप्त करें और नई स्फूर्ति से अपना जो कार्य है वो कर सकें। विश्राम जो है वो कितने समय तक, कहाँ पर और कितनी बार किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई नियम तो नहीं बना, बल्कि यह व्यक्ति के अपने स्वविवेक, रुचि, आदत और परिस्थिति पर निर्भर करता है। विश्राम काल का निर्धारण एवं निर्माण स्वयं गृहिणी को ही करना चाहिए। प्रशिक्षण एवं अभ्यास से व्यक्ति इसका अधिकतम लाभ उठा सकता है। प्रशिक्षित व्यक्ति कुछ सेकंड में ही तनावपूर्ण स्थिति से छुटकारा पाकर पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है। गृहिणी को इस प्रशिक्षण का पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति को जीवन में काम से मुक्ति नहीं मिल सकती और साथ ही यह ध्यान भी रखना चाहिए कि दो विश्राम काल के बीच बहुत ही अधिक लंबा समय नहीं हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि हम बहुत ज़्यादा कार्य की जो उत्पादन क्षमता के हम बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं और उसके पश्चात अगर हम सोचें हम रेस्ट करें तब भी हमें शीघ्रता से जो हमारी जो थकान है वो नहीं मिटती और कार्य जो हमारी जो क्षमता है उसको दोबारा लौटने में भी बहुत ही अधिक समय लगता है। अगर हम सोना चाहते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नींद भी नहीं आती। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये सारे हमारे समय व्यवस्थापन के अंतर्गत ही आती हैं। इन सभी को हम टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट्स समय जो है उसके मानक बोलते हैं और ये आज हमारा ये जो है समय जो मानक है ये हमारे आज ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।